हेलो दोस्तों, मैं हूं लाखन। स्वागत करता हूं पीडी की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, प्रजनन तंत्र। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, ठीक है। प्रजनन तंत्र, तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक पहला होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सिस्टम, और दूसरा होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसे कहेंगे मादा प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र, इसे कहेंगे नर प्रजनन तंत्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम इन दोनों में से आज पहला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसकी अगली क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। मादा प्रजनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। लिख देता हूं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसी को लिख लीजिए यहाँ पे मादा प्रजनन तंत्र, ठीक। तो प्रजनन की क्रिया में, ठीक है, चलिए क्या है प्रजनन की क्रिया में मादा प्रजनन तंत्र, मादा प्रजनन तंत्र नर प्रजनन तंत्र की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। प्रजनन तंत्र की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम मादा प्रजनन तंत्र को मुख्य भागों में बांटे तो दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? मादा प्रजनन तंत्र को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है। पहला प्राइमरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइमरी, ठीक है, या फिर इसी को प्राथमिक कहेंगे। और दूसरा सेकेंडरी या एसेसरी, ठीक है, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलिए तो अभी हम बात करेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम क्या पढ़ेंगे? ओवेरी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? ओवेरी। इसी को अंडाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडाणु। हमें मुख्य रूप से प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, जिसमें ओवेरी के बारे में पढ़ेंगे। इसी को अंडाणु, अंडाशय कहा जाता है, ठीक है। ओवेरी को क्या कहा जाता है? सॉरी, अंडाशय कहा जाता है हिंदी में, अंडाशय कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो ओवेरी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? ओवेरी। इसी को क्या कहते हैं? अंडाशय कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण भाग है इसका, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक।
ओवेरी के अंदर इपिथेलियम सेल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इपिथेलियम सेल, जिससे इपिथेलियम सेल पाया जाता है जिससे अंडाणु या फिर इसी को ओवम का निर्माण होता है। ठीक है, निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़े। इसकी स्थिति कहां पे होती है? ओवेरी की स्थिति की बात हो रही है। अब स्थिति लिख लीजिए। तो इसकी जो स्थिति होती है, यह शरीर के अंदर योनि के अंदर 12 से 18 इंच की 12 से 18 इंच कितनी अंदर होती है? इंच पर। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? ओवेरी का आकार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ओवेरी का आकार। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई की बात होगी। तो लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। चल, लंबाई होता है इसका 1.25 से 1.75 इंच तक। इसकी चौड़ाई होती है आपकी 0.5 से 0.75 इंच तक। और मोटाई की बात करें तो इसकी मोटाई जो होती है 0.75 से 1.25 इंच तक। ठीक है, इसकी वजन की बात करें, ओवेरी का वजन कितना होता है? तो इसका जो वजन होता है 10 से 20 ग्राम का होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो ओवेरी होता है, ये योनि के अंदर 12 से 15 से इंच अंदर होता है। तो इसकी अवस्थिति गाय के देह ऊपरी भाग में, यह गाय के देह गुहा के ऊपरी भाग में मटर के दाने के समान होती है। ठीक है, एक जोड़ी स्थित होती है ऊपरी भाग में, एक जोड़ी, या इसी को 2 लिख सकते हैं की संख्या में होती है। ये तो हो गया बात ओवेरी की। और ये उपस्थित कहां होता है? तो एक चीज और देखिए, ओवेरी के ऊपर, ओवेरी या अंडाशय के ऊपर, अंडाशय के ऊपर 2 मटर के दाने के समान रचना होती है। ठीक है, मटर के दाने की समान रचना होती है, जिसे वह कार्पस ल्यूटियम होता है। क्या होता है? वह कार्पस ल्यूटियम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अंडाशय से निकलने वाले डिंब की संख्या 1 होगी। ओवेरी या फिर अंडाशय से निकलने वाले
निकलने वाले डिम की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। अंडाशय में फॉलिकल के, चलिए इसको भी लिख लीजिए, अंडाशय में फॉलिकल के उत्तेजन के लिए FSH, इसी को कहेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, यह जिम्मेदार होता है। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये जिम्मेदार होता है अंडाशय में फॉलिकल के लिए, डिम्ब जो निकलती है ना फॉलिकल, उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिम्मेदार होता है। ओवेरी के ऊपर में मटर के दाने के समान संरचना होती है, कार्पस लुटियम की होती है। ठीक है, किसकी होती है? कार्पस लुटियम की होती है। ये भी अभी पढ़ेंगे, आगे काम आएगा। ठीक है, क्या काम आता है बताऊंगा मैं। गाय की देख गुहा में ओवेरी की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये जो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसी के परिणाम स्वरूप आपका फॉलिकल टूटता है। ठीक है, और अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है। FSH के कारण फॉलिकल टूटता है और अंडाणु, या फिर इसी को ओवम कहा जाता है, जो ओवम अंडाशय से बाहर आता है। अंडाशय से बाहर निकलता है। चलिए आगे बढ़े। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। ओवुलेशन या अंडोत्सर्ग कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। FSH रिलीज होगा, FSH रिलीज होगा तो फॉलिकल टूटेगा, फॉलिकल टूटेगा तो अंडाशय से, ओवरी से ओवम या फिर अंडाणु निकलेगा। इसी क्रिया को ओवुलेशन कहते हैं या फिर अंडोत्सर्ग कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, क्या? प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन, ये आपका जब क्या बन रहा था? एल्वियोलस बन रहा था। मिल्क सिक्रेशन सिस्टम जब पढ़े थे तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों मिलकर क्या बनाते थे? एल्वियोलाई का शेक बनाते थे जिसमें दूध बनता था। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कार्पस, अभी पढ़े थे कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कहां से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, काम आएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उसके बाद, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की इसकी उच्च सांद्रता के कारण, सांद्रता के कारण जो गर्भवती गाय होती है, गर्भवती गाय पुनः, या फिर पुनः मत लिखिए, गर्भवती गाय मध्यकाल में नहीं आ पाती। ठीक है, में नहीं आती है। ठीक है, किसके कारण नहीं आती है? तो प्रोजेस्टेरॉन के हाई कंसंट्रेशन के कारण, उच्च सांद्रता किसकी? प्रोजेस्टेरॉन की उच्च सांद्रता के कारण गर्भवती गाय पुनः मध्यकाल में नहीं आ पाती है। ठीक है,
एक प्रोडक्शन या ओव्यूलेशन के लिए, चलिए ये तो हो गया आपका ओवेरी के बारे में अभी पढ़ रहे थे। एक हार्मोन और है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेस्टेरॉन का पढ़ लिए, कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, याद रखिएगा। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से रिलीज होता है, तो कार्पस ल्यूटियम कहाँ पाया जाता है, तो जो आपका ओवेरी है उसके ऊपर में पाया जाता है, ठीक है। एक प्रोडक्शन, अभी क्या पढ़ रहे थे, एक प्रोडक्शन कह रहे थे ना, ओवुलेशन, ओवुलेशन या फिर इसी को क्या कह रहे थे, अंडोत्सर्ग, अंडोत्सर्ग, इसके लिए, ठीक है। तो इसके लिए एक एफएसएच और एलएच दोनों जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन सा, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन व एलएच लिट्यूनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन, ये दोनों, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपका हार्मोन के बारे में। अगर ओवेरी की फंक्शन की बात करें, ओवेरी का फंक्शन क्या क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। चलिए पहला फंक्शन अगर इसमें देखें तो ये क्या करता है, अंडाणुओं को जन्म देने का काम करता है, अंडाणुओं को जन्म देने का कार्य। और क्या करता है, और यह फीमेल या फिर मादा सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रवण करती है, ठीक है। और क्या करती है, ये इतने जो है मुख्य कार्य हैं, किसके मुख्य कार्य हैं, ओवेरी के। ये हो गया, ये जो था प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था। अब बात करेंगे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर एसेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ऑर्गन के बारे में, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा, काम आएगा। जो सेकेंडरी या फिर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसकी संख्या ज्यादा है, इसमें बहुत सारे पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन सा होता है, इसमें पहला ओविडक्ट, पहला ओविडक्ट, इसी को अधिकाय कहा जाता है, सॉरी अधिकाय या डिम वाहिनी कहा जाता है, ठीक है। अगला यूटेरस, इसी को गर्भाशय कहा जाता है। अगला है सर्विक्स, अगला है उसके बाद वेजाइना, उसका अगला है वल्वा। तो ये सब ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और वल्वा, ये सब जो है सेकेंडरी या फिर एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे एक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी ओविडक्ट को ही, जो पहला आपका ओविडक्ट है डिम वाहिनी, इसी को फिलोपियन टिप भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए एक सबसे पहले पढ़ते हैं ओविडक्ट के बारे में, इसी को फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब भी कहा जाता है, इसी को ही डिम्ब वाहिनी कहा जाता है, अंडवाहिनी कहा जाता है।
इसी को डिंब वाहिनी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये जो है ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब मादा जनन अंगों के सहायक अंगों में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। अब ये है क्यों, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे देखते जाते हैं इसका क्या क्या है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी, ओविडक्ट की लंबाई जो होती है 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है। लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर तक। ठीक है, यह गर्भाशय श्रृंग से ओवेरी तक यूटेरस हॉर्न जो होता है ना, कहां से? यूटेरस हॉर्न से ओवेरी तक होता है, अंडाशय तक। इसकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होती है। इनकी संख्या की बात करें तो कितनी होती है? एक जोड़ी होती है। संख्या मतलब एक जोड़ी, या फिर इसी को दो लिख सकते हैं। ठीक है, इनका आंतरिक व्यास जो होता है, आंतरिक व्यास 0.1 mm होता है। ठीक है, अंडाशय के समीप, अंडाशय या ओवेरी के समीप एक कीप के समान आकृति होती है। एक कीप जानते हैं, कीप के समान आकृति होती है। कुप्पी जिसको कहते हैं, कुप्पी, उसी के समान आकृति होती है। ठीक है, जो चौड़ी होकर ओवेरी को, किसको? ओवेरी या अंडाशय को चारों ओर से घेर लेती है। घेरे रहती है। ओके, ये तो हो गया आपका ओविडक्ट की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इस प्रकार बनी, अभी जो कुप्पी के समान या कीप के समान आकृति बनी थी, उसी आकृति की बात कर रहे हैं। इस प्रकार बनी आकृति इनफंडीबुलम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? इनफंडीबुलम। मतलब ओवेरी को अगर कीप के समान ऐसे चारों ओर से ऐसे कोई घेर लिया, ये ओवेरी है, आपका ओवेरी है ये, और इसको कोई ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके घेर लिया। ठीक है, तो ये जो आकृति है ना, ये इसे कहेंगे इनफंडीबुलम। ठीक है, ये इनफंडीबुलम कहलाती है, याद रखिएगा। निषेचन की क्रिया इसी भाग में होती है। जो आपका फर्टिलाइजेशन है ना, फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन, निषेचन जहां पे स्पर्म और आपका ये ओवम मिलते हैं, निषेचन की क्रिया ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब में संपन्न
होती है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का, इसको लिख लीजिएगा। निषेचन कहाँ पे होती है? तो ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ओवम और स्पर्म यहाँ पे मिलते हैं, ईस्टी ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, यहीं पे निषेचन होती है। और ये जो अंडवाहिनी है क्या है? ओविडक्ट। ओविडक्ट में जो आपका ओवम है या फिर एग है को आगे बढ़ाने का कार्य, कौन करता है? तो ये जो एक मसल पाई जाती है सिलिएटेड मसल द्वारा की जाती है। कौन? मसल्स द्वारा की जाती है। ठीक है, जो आपका एग या ओवम रहेगा वो जब ओवेरी से निकल जाएगा, वो ओवेरी से निकलने के बाद यहां से जब निकल जाएगा तो ये फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से जब ये आगे बढ़ेगा तो इसको आगे कौन बढ़ाता है? तो ये सिलिएटेड मसल इसको आगे बढ़ाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूटेरस सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी जितना इंपॉर्टेंट ये ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब है उतना ही इंपॉर्टेंट यूटेरस है, क्योंकि वहीं पे विकास होता है भ्रूण। तो विकास कहाँ पे होता है? तो यूटेरस में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यूटेरस या फिर इसी को गर्भाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भाशय। चलिए आगे बढ़े। एम्ब्रियो का विकास कहाँ होता है? एम्ब्रियो का विकास यूटेरस में होता है। ठीक है, यूटेरस में होता है। इसका अगर हम व्यास की और लंबाई की बात करें, लंबाई चौड़ाई की बात करें, साइज की बात हो रही है यहाँ पे, आकार की, तो लंबाई जो होता है इसका 1 से 2 इंच। कितना? 1 से 2 इंच। व्यास जो होता है ये होता है आपका 3.5 से 4.5 इंच तक। कितना? 3.5 से 4.5 इंच तक एक मोटी ट्यूब होती है। ठीक है, इसकी लंबाई कुल होती है 1 से 2 इंच, परंतु इसकी मोटाई देखिए 3 से 3.5 इंच तक होती है। ठीक है, गर्भाशय में यूटेरस में दो सींग के समान संरचना पाई जाती है। सींग के समान संरचना पाई जाती है। ठीक है, इसे ही गर्भाशय श्रृंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गर्भाशय श्रृंग कहा जाता है, यूटेरस हॉर्न। या फिर यूटेरस हॉर्न कहलाता है। ठीक है, चलिए इसकी लंबाई की अगर बात करूं मैं, गर्भाशय श्रृंग की लंबाई की बात करूं तो 35 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है गर्भाशय श्रृंग की लंबाई? गर्भाशय श्रृंग की लंबाई 35 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गर्भाशय श्रृंग की अगर मैं संख्या की बात करूं तो इसकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी? इसकी संख्या 2 होगी। ठीक है, गर्भाशय श्रृंग के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी संख्या कितनी होगी? तो 2 होगी। ठीक है, ये जो श्रृंग होगी गर्भाशय श्रृंग, चलिए इसको बताता हूं। गर्भाशय श्रृंग के ऊपर छोटे छोटे दाने के समान संरचना पाई जाती है, बहुत सारी। ठीक है, गर्भाशय श्रृंग के ऊपर गर्भाशय श्रृंग के ऊपर दानेदार संरचना होती है। ठीक है,
संरचना होती है, जिनकी संख्या, ये इंपॉर्टेंट है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 90 से 120, ठीक है, 90 से 120 होती है इनकी संख्या, जो जिन्हें कोटिलीडन कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कोटिलीडन कहते हैं। कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े। तो इन्हीं के द्वारा क्या होता है, कोटिलीडन कहते हैं, इन्हीं द्वारा गर्भाशय दूध निकलता है, जिससे एम्ब्रियो का पोषण होता है। ये जो कोटिलीडन कह रहे हैं ना, इनके द्वारा ही गर्भाशय दूध निकलता है। क्या निकलता है, गर्भाशय दूध स्त्रवण करती है, जिससे क्या होता है, एम्ब्रियो का पोषण होता है। एम्ब्रियो का पोषण कौन करता है, तो आपका गर्भाशय श्रृंग के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि गर्भाशय श्रृंग क्या कार्य करता है, तो एम्ब्रियो का पोषण करता है। इसमें सिलेट, इसमें दानेदार संरचना होती है, 90 से 120, जो कोटिलीडन कहा जाता है, इन्हीं से निकलता है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे सर्विक्स या ग्रीवा। सर्विक्स या ग्रीवा क्या होता है, चलिए तीसरा देखते हैं। ये सर्विक्स, इसी को ग्रीवा कहा जाता है। ठीक है, तो गर्भाशय व योनि के बीच में, कहां पे, गर्भाशय, गर्भाशय मतलब यूटेरस व वेजाइना या फिर योनि के बीच स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, तो गर्भाशय और योनि के बीच में स्थित होता है। ठीक है, यह भाग टेढ़ा मेढ़ा ढका हुआ होता है, म्यूकस प्लग द्वारा बंद रहता है। क्या होता है, यह भाग टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा व ढका हुआ, किससे ढका रहता है, तो म्यूकस प्लग से, म्यूकस प्लग द्वारा बंद रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यह जो डॉट है या फिर बंद है म्यूकस प्लग, यह मध्यकाल के दौरान खुल जाता है। ठीक है, क्या होता है, और बछड़े के जन्म समय यह प्लग या फिर डॉट मध्यकाल या बछड़े के जन्म के समय खुल जाता है। ठीक है, खुल जाती है। चलिए आगे बढ़े। जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाधान के समय क्या होता है, वीर्य को इसी स्थान पे छोड़ा जाता है। वीर्य को इसी स्थान पे छोड़ा जाता है। ठीक है, कहां पे छोड़ते हैं अगर कृत्रिम गर्भाधान के समय, तो सर्विक्स में। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल जब इंसेमिनेशन होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में स्पर्म को सर्विक्स में छोड़ा जाता है, में छोड़ा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है,
तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जब करते हैं तो स्पर्म को कहाँ पे छोड़ते हैं, तो सर्विक्स में छोड़ते हैं। सर्विक्स जो होता है यूटेरस और वेजाइना के बीच में स्थित होता है, ठीक है। यह टेढ़ा मेढ़ा भाग होता है जो ढका हुआ होता है, ये म्यूकस प्लग के द्वारा बंद रहता है। ये कब खुलता है, तो मध्यकाल में और बछड़े के जन्म के समय खुलता है, ठीक है। और ये जो म्यूकस प्लग है, ये सर्विक्स में एक मसल्स पाई जाती है, ठीक है। सर्विक्स में एक मसल उपस्थित होती है जिससे ये म्यूकस प्लग निकलता है, उस मसल्स का नाम बता रहा हूं। सर्विक्स में एक मसल उपस्थित होता है, जो म्यूकस सिक्रेट करता है, ठीक है। उस मसल का नाम क्या है, तो उस मसल का नाम है गोबलेट सेल से बनी मसल, ठीक है। ग्लोबलेट सेल की बनी होती है, किसकी बनी होती है, ग्लोबलेट सेल से बनी होती है, ठीक है, जो म्यूकस छोड़ का इस क्या करती है, स्त्रवण करती है। चलिए आगे देखें, सर्विक्स के बाद देखेंगे तो वेजाइना देखेंगे, अगला पार्ट वेजाइना या योनि, ठीक है। अगला क्या है, वेजाइना या योनि। वेजाइना या इसी को योनि कहा जाता है। चलिए आगे देखें, इसकी लंबाई 8 से 10, इसकी लंबाई वेजाइना कितनी होती है, 8 से 10 इंच तक, ठीक है। और या फिर सेंटीमीटर में बोला जाए तो कितना, 20 से 25 सेंटीमीटर तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, गर्भावस्था में योनि की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। में योनि की लंबाई बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़े, प्राकृतिक गर्भाधान में सांड द्वारा यूरिया को योनि में छोड़ा जाता है। जब प्राकृतिक गर्भाधान होता है ना, प्राकृतिक गर्भाधान में सांड द्वारा वीर्य को योनि या वेजाइना में छोड़ा जाता है। याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में कहा छोड़ रहे थे, सर्विक्स में छोड़ रहे थे, और सांड के द्वारा जब छोड़ा जाता है तो कहां छोड़ा जाता है, योनि में छोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, योनि में वेजाइना में एक छिद्र खुलता है जिससे मूत्र आता है, ठीक है, जिससे मूत्र आता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे वेस्टिबुला कहा जाता है, ठीक है। तो उस प्रगुहा को क्या कहा जाता है, वेस्टिबुला, क्या कहते हैं, वेस्टिबुला कहा जाता है, ठीक। ये हो गया वेजाइना की बात। और वेजाइना को ही जन्म नलिका भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, जन्म नलिका, क्या कहते हैं, जन्म नलिका कहा जाता है। चलिए ये तो हो गया वेजाइना की बात, आगे बढ़े। वेजाइना का मुख्य कार्य की बात करें, फंक्शन की बात करें तो दो कार्य होते हैं।
पहला बछड़े का जन्म, दूसरा सांड का लिंग ग्रहण करना। ठीक है, इसका फंक्शन की बात करें तो पहला सांड का लिंग ग्रहण करना, और दूसरा बात करें तो बछड़े का जन्म, बछड़े का जन्म। वेजाइना के दो ही प्रमुख कार्य है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है वल्वा, जिसको भग कहते हैं। क्या कहा जाता है? भगसेफ कहा जाता है या फिर वल्वा कहा जाता है। इसी को भगसेफ कहा जाता है, इसी को भगसेफ कहा जाता है। ठीक है, ये जो होता है मादा जो जनन अंग है उसका सबसे बाहरी भाग है। क्या है? मादा जनन अंग का सबसे बाहरी भाग है। चलिए आगे बढ़े। ये जो है मध्यकाल के दौरान, मध्यकाल या इसी को हीट पीरियड भी कहा जाता है, मध्यकाल के दौरान या हीट पीरियड के दौरान फूला हुआ रहता है। ठीक है, थोड़ा सा फूला हुआ रहता है। चलिए आगे बढ़े। ये भगसेफ के दो भाग होते हैं। ये जो आपका वल्वा है या भगसेफ है, दो भाग या फिर ओष्ठ के समान रहते हैं, ओष्ठ के समान होते हैं, जिसे वल्वा लिप कहा जाता है, वल्वा लिप्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े। इसके ऊपर स्पर्श रोम होता है, जिसे क्या कहते हैं? टेक्टाइल। इसके ऊपर स्पर्श रोम पाया जाता है। स्पर्श रोम को क्या कहा जाता है? स्पर्श रोम को ही टेक्टाइल हेयर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? टेक्टाइल हेयर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया वल्वा की बात। मादा में नर लिंग के समान, लिंग के समान संरचना पाई जाती है। ठीक है, समजात मादा में क्लाइटोरिस पाया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? क्लाइटोरिस, या इसी को भगशिश्न भी कहा जाता है, भी कहते हैं। ये भी उपस्थित होता है। ठीक है, चलिए एक चीज और है, फैक्ट है, याद कर लीजिएगा। फैक्ट है, निषेचन के दौरान क्या होता है? निषेचन के दौरान पहले जो नर शुक्राणु होता है ना, उसके द्वारा एक नर शुक्राणु द्वारा एक रासायनिक पदार्थ, उसका नाम क्या है? नर शुक्राणु के द्वारा एंटी फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग
स्त्राव किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार जो मादा का अंडाणु होता है, अंडाणु द्वारा रासायनिक पदार्थ कौन सा, फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन का स्त्रवण किया जाता है। चलिए आगे बढ़े। अभी जो हम लोग, ये हुआ आपका मादा रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात। अभी हम बात कर रहे थे कि मध्यकाल हीट पीरियड के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता क्या है, किसे किसे क्या क्या कहते हैं, ठीक है। तो मध्यकाल के जो है प्रकार के बारे में बात करूं मैं, हीट पीरियड इसी को कहा जाता है, इसी को मध्यकाल कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो है एस्ट्रस, एस्ट्रस अर्थात 21 दिन का साइकिल होगा, ठीक है। अब प्रकार की बात करूं मैं तो इसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे पॉलीएस्ट्रस, पॉलीएस्ट्रस ये जो होते हैं वर्ष में कई बार मध्य में आते हैं, ठीक है। वर्ष में कई बार मध्य चक्र में आते हैं। जैसे इसके उदाहरण गाय, भैंस, ठीक है, बकरी, गोट आदि। इसी प्रकार आपका डायस्ट्रस भी होता है, ये तो हो गया पॉलीएस्ट्रस। दूसरा डायस्ट्रस, डायस्ट्रस, डायस्ट्रस में क्या होगा, जो वर्ष में केवल 2 बार चक्र में आएंगे, वर्ष में केवल 2 बार, कितने बार, 2 बार मध्य चक्र में आएंगे, चक्र में आते हैं। इसके उदाहरण कुत्ता, बिल्ली, ठीक है। इसी प्रकार मोनोएस्ट्रस भी होता है, मोनोएस्ट्रस जो वर्ष में केवल 1 बार मध्य चक्र में आएंगे, वर्ष में केवल 1 बार मध्य चक्र में आएंगे, ठीक है। इसके उदाहरण है आपके हाथी, ठीक है। चलिए एक और फैक्ट है, लिख लीजिएगा, फैक्ट करके लिख लीजिए। अभी जो लास्ट में लिखा जा रहा है ये फैक्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो गाय का जो जन्म अंग है, ठीक है, गाय के जनन अंग में एग का लाइफ साइकिल, एग का लाइफ साइकिल कितने समय का होता है, तो ये होता है 12 से 24 घंटे का। कितने का, 12 से 24 घंटे का। चलिए अगला, स्पर्म का लाइफ साइकिल, ठीक है, ये होता है 24 घंटे का। तो इसको आपको पता होना चाहिए। ये जो सारी चीजें हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत, फीमेल प्रजनन तंत्र के अंतर्गत हम लोग पढ़े हैं।
और ये जो चीजें हैं, आप इतने सारे फैक्ट्स को वन लाइनर के फॉर्म में जो आप पढ़े हैं, इसको याद कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। और जितने भी पीएटी की तैयारी कर रहे हैं सभी अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा, हम आपके साथ में हैं। धन्यवाद।